हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी जा रही होगी। नीट सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ स्टडी बेटर है या फिर हमें कोई कोचिंग क्लास लेनी चाहिए। कोचिंग क्लास को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की एक जगह पे कोचिंग लेते हैं, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोचिंग लेते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम उन पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे जिससे हमें किसी कोचिंग को सिलेक्ट करना चाहिए, या अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें फैकल्टी सिलेक्ट करते समय किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर हमें बुक सेलेक्ट करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक सेलेक्ट करनी है, तो हमें क्या पैरामीटर्स ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले हम लोग सेल्फ स्टडी और कोचिंग को कंपेयर कर लेते हैं। मैं वैसे खुद कोचिंग के फील्ड में पिछले करीब 25 से ज्यादा सालों से हूं, लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं कोचिंग को कभी भी फेवर नहीं करता, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बच्चे का धीरे धीरे माइंड भी डेवलप होता है, और कोचिंग क्लासेस से कहीं ना कहीं हम उस प्रोसेस को या तो स्लो कर दे रहे हैं और या रोक दे रहे हैं। लेकिन आज की मजबूरी यह है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें मोर देन 95% स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई कोचिंग क्लास जरूर ले रहे हैं। तो दो बच्चे जो सेम कैलिबर के हैं, एक जो सेल्फ स्टडी कर रहा है और एक जो कोचिंग क्लास ले रहा है, उसमें से जो सेकंड वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग क्लास ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले वाले स्टूडेंट से एज ले लेते हैं। और रीजन क्या है कि कोचिंग क्लासेस में फैकल्टीज एक ही सब्जेक्ट कई सारे सालों से पढ़ा रही है, तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उस सब्जेक्ट से, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो मेन कंसेप्ट्स, मेन पॉइंट्स, या फिर आप कह सकते हैं जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको निकाल करके आपको कंडेंस फॉर्म में दे देती है। तो बेसिकली ये रीजन है। अब हम थोड़ा कोचिंग सिलेक्शन की बात करते हैं, और उसमें दोनों टाइप की कोचिंग्स की बात करते हैं। एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जहाँ पे पूरी ग्रुप स्टडीज होती है, ग्रुप का मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे होते हैं, और सेकंड आप कह सकते हो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अलग अलग कोचिंग हम लेते हैं। अच्छा, हम ग्रुप कोचिंग की अगर बात करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े ऐड देख करके या फिर लोगों की बातें सुन करके अपने बच्चे को किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट कर देते हैं 2 या 3 साल के लिए, जिसके मैं पर्सनली एक्चुअली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता। क्योंकि आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपको 10 से 12 लाख बच्चों के बीच में उनमें से एक रैंक निकालने के लिए आप, तो ऑल द टाइम आप एक मेंटल प्रेशर में तो रहते ही हैं, क्योंकि पता लगा आपके बगल वाला बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, उसके बगल वाला बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है। अच्छा, आप में वो कैपेसिटी मान लीजिए नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि मतलब मैं भी उतना पढ़ूं, तो हमेशा एक प्रेशर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस आपको ना मेंटल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर आप घर में हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। अब आप एक दूसरे सिटी में हो और ऑल द टाइम आप एक मेंटल प्रेशर में हो, तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि पता लगा आप गलत हैबिट्स में पड़ जाओ। कई बार आपने पढ़ा भी होगा, पेपर्स वगैरह में आता रहता है काफी, कि पता लगा वहां पे ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं या और कोई बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। अच्छा, ड्रग माफिया वैसे ही बहुत एक्टिव रहते हैं ऐसे सिटीज में, और इस एज में 16 से 18 ईयर्स की एज में बच्चे को इन्फ्लुएंस करना, और वो भी उस कंडीशन में जब वो मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, बहुत ईजी होता है। तो मैं तो इसको कभी फेवर नहीं करता कि आप बच्चे को दूसरे सिटी में रखिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को अकेले वहां नहीं भी छोड़ते हैं, तो उस केस में मैंने कई बार देखा हुआ है कि जैसे या तो पेरेंट्स वहां पे ट्रांसफर ले लेते हैं, और या फिर मदर को बच्चे के साथ में वहां पे छोड़ देते हैं। तो बट आप ये देखिए कि उसमें भी तो एक प्रॉब्लम है ना, पूरा आपको एक नई गृहस्थी वहां पे सेटअप करनी है, कह लीजिए एक नया सिटी, सब कुछ। तो मैं तो हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि अल्टीमेटली आप देखिए 11th-12th की कोचिंग है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोचिंग तो है नहीं, तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं देखा जाए तो जो है। तो जिस सिटी में भी आप रहते हैं, कहीं भी आप देखिए, तो वहां भी आप अगर देखेंगे तो वहां पे भी बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं अवेलेबल।
और आजकल तो ऑनलाइन में भी काफ़ी, आप ये देखिए कि ऑनलाइन में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। और रादर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था कि ग्रुप कोचिंग मैं बच्चों को नॉर्मली रिकमेंड किया करता था कि रादर देन कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोचिंग लो, आप एक ग्रुप कोचिंग लो। रीजन कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोचिंग लेते थे तो आपको क्या होता था कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज के पास जाना पड़ता था, तो उसमें कई बार टाइम काफ़ी आपका वेस्ट होता था। लेकिन अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस आने की वजह से तो वो भी हमारा एक फैक्टर खत्म हो गया, कह लीजिए आप जो है कि हमें कहीं इधर उधर ट्रैवल नहीं करना है, वो आपको घर में ही अवेलेबल हो जाता है। तो मेरा जस्ट कहना ये है कि आप अननेसेसरी दूसरे सिटी में शिफ्ट मत करिए, आपके अपने सिटी में भी काफ़ी ऑप्शंस होंगे और इवन ऑनलाइन में भी काफ़ी ऑप्शंस होंगे। और आप पूरी एक ग्रुप कोचिंग लो या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोचिंग ले लो, तो भी वो इक्वली इंपैक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अच्छा, मेरे इस पॉइंट पे कई बार पेरेंट्स मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं सर वहां से ना काफी रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि वो पेपर में देखते हैं, लोगों से सुनते हैं। तो इसमें तो मेरा जस्ट यही कहना है कि एकदम से आप पेपर के ऐड देख के ब्लाइंडली फेथ मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे रिजल्ट्स फेक होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपने कई बार देखा होगा कि कई टॉपर्स के और बाकी कई सारे स्टूडेंट्स के सेम फोटो आपको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे। अब अगर मैं नंबर्स में आता हूं, मान लीजिए, तो नो डाउट वहां से काफी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वहां कितना क्राउड जाता है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं। अच्छा, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे बच्चों के नंबर्स भी बहुत होते हैं, तो उनके जितने भी रिजल्ट्स आप देखते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे मोर देन 95% मैं तो कहता हूं उनके टॉप बैचेस से होते हैं, जिसमें क्रीम बच्चे होते हैं। और उन क्रीम बच्चों को तो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इतना पढ़ाने की या इतना प्रेशर देने की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं तो खुद भी पढ़ाता हूं फिजिक्स, तो मैं तो कई बार कहता हूं कि मतलब जो है आपके जो क्रीम बैचेज हैं उसमें आज से आप रेंडमली मेरे को 10 बच्चे दे दीजिए, तो मुझे तो उनको केवल एक बार फिजिक्स पढ़ानी है। उसके बाद तो मैं जस्ट उनके क्या करूंगा, डिफरेंट बुक से क्या करूंगा कि टिक लगा के दे दूंगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो वैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे हर साल कई सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, मैं सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं अभी लेटेस्ट आपको 2020 का एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं पुणे में रहता हूं, तो यहां पे मेरे एक फास्ट फ्रेंड है, उसका बेटा IIT JEE की तैयारी कर रहा था 9th क्लास से। अच्छा, मैंने उसको कई बार देखा था, बहुत अच्छा बच्चा था, मतलब वो IIT के में मतलब टॉप 100 के लायक का बच्चा था। और यहाँ पे जहां पे वो कोचिंग में ले रहा था क्लासेस, सही चल रहा था, उसका कोर्स बिल्कुल सही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। बट अचानक उसको 11th पे पता नहीं क्या चेंज हुआ उसका माइंड, कि उसने कहा नहीं मेरे को भी जो है ना उस सिटी में चले जाना है। अच्छा, पूरा जो है भाभी जी भी वहां पे शिफ्ट हुई, पूरा 2 साल के लिए उसने वहां पे फ्लैट लिया और रात दिन मतलब जो है बच्चे को खूब प्रेशर में पढ़ाते थे कह लीजिए। और अल्टीमेटली उसकी जो रैंक आई वो करीब 1100 के आसपास आई। जबकि मैं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जिस कोचिंग में वो यहाँ पे पुणे में तैयारी कर रहा था, अगर उसमें कंटिन्यू करता तो वो टॉप 100 में निकलता। और मेरा दोस्त भी इस चीज को कई बार रिग्रेट फील करता है, कहता है यार मैंने इतना पूरा जो है फैमिली शिफ्ट की, पूरा मतलब पता नहीं कितना खर्चा हुआ, कितनी परेशानी हुई, और अल्टीमेटली उसकी 1100 रैंक आई। वो तो वैसे ही आ जाती उसकी, मतलब 1100 से तो बहुत ऊपर उसके वैसे भी रैंक आ जानी चाहिए। तो मेरा जस्ट आपसे कहना है कि जो भी आप रिजल्ट्स देखते हैं वो ज्यादातर उनके टॉप बैचेस से होते हैं। अगर टॉप बैचेस से थोड़ा सा आप लोअर आएंगे, लोअर बैचेज में आएंगे, तो वहां से बहुत नेग्लिजिबल उनके रिजल्ट्स होते हैं। मतलब उन्हीं बच्चों को अगर आप अपने सिटीज में रख देते तो वो डेफिनेटली ज्यादा अच्छा स्कोर करते। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं अपने ही सिटी में बच्चे को रखता हूं और वहां पे मेरे को मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरा तो खैर अपना ये मानना है कि अल्टीमेटली अगर आप कोचिंग में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट से उससे कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई का कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। मेन तो इसमें फैकल्टीज होती है कह लीजिए आप। तो आप थोड़ा सा होमवर्क करिए, बिकॉज ये बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। तो 2-3 जो मैं आपको बताता हूं, एक तो जो आपके घर के अगर नजदीक हो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि आपके घर के जितना नजदीक हो, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा लीस्ट रहे। और
फैकल्टी सीनियर हों और स्टेबल, मतलब इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कह लीजिए कम से कम मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस हो फैकल्टी को और स्टेबल हो। और साथ में मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ना अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो उसका बेस्ट एक पैरामीटर ये होता है कि बजाय आप दूसरे लोगों से कुछ सुने, जैसे कई बार उनके जो बैचेज छूटते हैं ना, कई बार बैचेज छूटते हैं तो नीचे खड़े जाइए, मतलब 5-6 दिन का आप थोड़ा सा होमवर्क करिए और रेंडमली आप कुछ बच्चों को पकड़ लीजिए एकदम से वैसे ही, और उनसे वैसे ही जनरल आप जो है कोचिंग के बारे में पता करिए कि भाई कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है, और फैकल्टीज कैसी है, टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, कोर्स मटेरियल कैसा है। तो आप 3-4 दिन अगर होमवर्क करेंगे ना, इस टाइप से अगर होमवर्क करेंगे तो आपको देखिएगा काफी हद तक बिल्कुल सही आइडिया लग जाएगा। और अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा आप जो है, एक्चुअल में टीचिंग में भी क्या होता है ना, टीचिंग में 2 टाइप की टीचिंग होती है। एक होती है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन टीचिंग और एक होती है रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग। तो हमें स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन टीचिंग नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा खुश है बस हो गया, बहुत समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पता लगा वो अल्टीमेटली क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा या फिर कॉम्पिटिशंस में नहीं निकल पा रहा जो है। तो बेसिकली हमें वो टीचिंग चाहिए जो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग हो। तो जब आप बच्चों से ना इस टाइप से सर्वे कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आप ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये 2 पॉइंट्स भी जरूर आप उनसे डिस्कस करिएगा कि भाई अगर टीचिंग है तो किस टाइप की टीचिंग है, मतलब स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन टीचिंग है या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग है। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन क्लासेस तो सिलेक्ट करने का ये मुझे बेस्ट वे लगता है जो है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं। अब चलते हैं कि अगर हम मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज 3 अलग अलग टीचर्स ऑप्ट करते हैं तो उसमें तो खैर मेरा बेस्ट ये है कि आजकल चूंकि ऑनलाइन में भी ना बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो फिर तो मैं खैर ये सजेशन दूंगा आपको कि अगर आपको 3 अलग अलग टीचर सेलेक्ट करना है तो बेस्ट वे है कि आप ऑनलाइन के अच्छे टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, कई प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हैं। अब आप कहेंगे कि वहां पे जो है कैसे हम वो करेंगे, जो है टीचर कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें मेरी जो अपनी ओपिनियन है, एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ मतलब कई टीचर्स का या कई आपने कोर्सेज देखे होंगे वो पार्ट्स में होते हैं कि पता लगा उन्होंने जैसे काइनेमेटिक्स का छोटा सा टॉपिक ले लिया या फिर रोटेशन का एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे करवा दिए। तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा वो मत करिएगा, उससे जजमेंट मत बनाइएगा कि आपका पता लगा एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर या फिर कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया ढंग से किए। एक्चुअल में हमें पूरा कोर्स चाहिए, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, पूरे का पूरा कोर्स एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, और एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चा अगर क्वेश्चंस ट्राई करे तो उससे भी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बिल्कुल टाइम पे कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, बल्कि टाइम से आप कह सकते हैं कि टाइम से पहले कोर्स कंप्लीट होना चाहिए ताकि उसको एक प्रॉपर रिवीजन का टाइम मिल जाए। और जो भी टीचर का कोर्स चल रहा है, नॉट ओनली उसमें कोर्स, उन्हीं बच्चों के साथ में एक प्रॉपर कम से कम एटलीस्ट एक बार जो है रिवीजन का भी टाइम आना चाहिए। तो मेरा तो इसमें ये कॉल रहती है कि आप इस टाइप से करिएगा, 1-2 लेक्चर्स या 1-2 चैप्टर्स या कुछ प्रॉब्लम्स को देख के आप डिसाइड मत करिएगा। पूरा जब कोर्स आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आप ये पैरामीटर रखिएगा टीचर सिलेक्ट करते समय। अब हम चलते हैं बुक सिलेक्शन के बारे में। मैं हमेशा एक सिंगल बुक को रिकमेंड करता हूं, हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि यार तुम्हें ना एक सिंगल बुक लेनी है, क्योंकि आप एक देखिए ना, आपको एक सब्जेक्ट नहीं करना, आपको फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है, और इवन आपको बोर्ड्स भी देना है, तो फिर आपको लैंग्वेज वगैरह और भी करना है। तो नॉर्मल बच्चे के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा बुक्स करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब एक ही किताब वो सही ढंग से कर ले वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो भी एक बुक सेलेक्ट करते हो उसका बस ये है कि आप एक एक एग्जाम्पल और एक एक प्रॉब्लम वो जरूर आप करिए कि हो जाए, मतलब उतना हो जाए एटलीस्ट। अब बुक क्या होनी चाहिए, बुक सिलेक्ट करते समय आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि बुक में एक तो ना मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब बहुत कम भी ना हो और बहुत ज्यादा भी ना हो। दूसरा यह है कि वो जिस कंपटीशन को आप टारगेट किए हैं उसको ध्यान में रख के लिखी गई। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स में कई बार लोग कहते हैं, वैसे मैं हो सकता है उससे गलत भी हो सकता हूं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि रेस्निक हैलिडे वगैरह कहते हैं, तो नो डाउट रेस्निक हैलिडे फिजिक्स सीखने के लिए बहुत अच्छी बुक है,
लेकिन अगर आप एक चीज देखिए तो वो हमारे कंपटीशंस को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई है किताब, वो एक जनरल फिजिक्स के लिए लिखी गई है। जबकि यहां पे हमारा क्या होता है कि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हमें एक ऐसी किताब सेलेक्ट करनी चाहिए जो बिल्कुल उस कंपटीशन को टारगेट करके लिखी गई। तो ये मेरा एक वो रहता है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, और जिस कंपटीशन को आप टारगेट कर रहे हो उसका अगर एक्स लेवल है, उसका एक्स लेवल है, तो स्टेप बाय स्टेप चल के उसको करीब करीब 1.25 एक्स तक टच करना चाहिए। मतलब उसके क्वेश्चंस का जो लेवल होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस का जो लेवल होना चाहिए वो करीब करीब 1.25 एक्स तक टच करना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, पता लगा 2 या 2.5 हो गया तो वो भी एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है। और वो एक्स से नीचे भी नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0.8 एक्स में छूट जाए, वो भी फिर बेकार है देखा जाए तो जो है। तो उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए वो करीब करीब 1.25 एक्स तक जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको जो है बुक सेलेक्ट करते इसमें काफी हेल्प करेंगे कि स्पेशली आपने जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको टारगेट करके लिखी गई हो, मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ के उसका लेवल 1.25 एक्स तक पहुंचना चाहिए। ये करें। फाइनली स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रिपरेशन में पेशेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को देखा है कि जब वो 10th से 11th में आते हैं और 11th में जब किसी कंपटीशन की कोचिंग ले रहे होते हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि उनके कोचिंग में एकदम से इनिशियल कुछ मंथ्स में एकदम से उनकी प्रोग्रेस डाउन आ जाती है, क्योंकि 10th में और 11th में बहुत बड़ा गैप है। और वो भी अगर आप 11th की कंपटीशन को देखेंगे तो वो गैप फिर और भी बढ़ जाता है। अच्छा, 10th में क्या होता है कि हमारे बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होते हैं तो हम सेम यहां भी एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें तो जस्ट मैं आपसे कहूंगा कि आप पेशेंस रखिए, डटे रहिए। तो आफ्टर 6 मंथ्स आप देखिएगा कि आपसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जब लास्ट आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उससे 2-3 महीने पहले अगर आप क्रीज में डटे हुए हैं और जितने भी पॉइंट्स मैंने डिफरेंट वीडियोज में आपसे डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जाम से जस्ट 2-3 महीने पहले आपके मतलब भर के क्वेश्चंस निकलने से स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें मतलब भर के ही क्वेश्चंस चाहिए। ये मतलब काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेट मैच में होता है। देखिए आप कि अगर आप क्रीज में डटे हुए हैं, आपके पास विकेट्स हाथ में है और ओवर हाथ में है, तो लास्ट में रन बन ही जाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल शुरुआत में ही अगर विकेट उखड़ गए आपके तो ऑब्वियस सी बात है फिर रन कहां से बनेंगे। तो यहां भी मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स इनिशियल प्रोग्रेस को देखते हुए वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो है गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया या हमने गलत फैकल्टी सेलेक्ट कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है। फेथ रखिए अपने जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने होमवर्क करने के बाद जो भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है, टीचर सेलेक्ट किए हैं, उन पे आप फेथ रखिए। कॉमन प्रॉब्लम है, आप स्टे करिए, मतलब मैदान में रहिए आप जो है। मैं तो ये कहूंगा कि मैदान में रहिए आप जो है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैं जितने भी वीडियोज बना रहा हूं ये आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो बाकी के कुछ पॉइंट्स मैं अगले वीडियोज में लूंगा। सो थैंक यू एंड गुड डे।